Hello everybody, good morning and welcome back to my channel. This is Priyanka. This video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडीज क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं एनसीईआरटी बुक आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात कर ले रही हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का जियोग्राफी और आज का ये जो हमारा होगा वो 8 चैप्टर होगा और चैप्टर का जो नाम है वो है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होंगे उसे मैं कवर कराऊंगी, कुछ वर्क मैं करूंगी, कुछ वर्क आपको भी करना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आप सभी को बता दे रही हूँ कि अगर आप सीटेट पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं तो 3 to 5 ईवीएस और मैथ की भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। क्लास 6 का साइंस और सोशल साइंस भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्लास 7 का सेशन लेके चल रही हूँ, ओके। और अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ फॉर्म चाहिए होंगे तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए। स्टडी स्क्वीज आप सर्च कीजिएगा, वहां पे चैनल मिल जाएगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं, फिगर को दिखा के बच्चों को कुछ आकर्षित करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, ओके। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। हम लोग अब आते हैं यहाँ पे। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितने अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे दिखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारे ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों की सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अब आती हूँ मैं यहाँ पे अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में पढ़े होंगे, यहाँ पे बताया गया है। अब आ जाती हूँ मैं अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देखें, ठीक है। तो पहले हम लोग मानचित्र को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए अमेजन बेसिन की यहाँ पे फिगर दी गई है। स्क्रीनशॉट आप लेके जरूर इसे नोट डाउन कीजिएगा, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। नोट डाउन करते जाइएगा। ध्यान दीजिए यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उससे नदी का मुहाना कहते हैं, ओके। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में
स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया इसमें क्लियर नहीं दिखाया गया है। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मैप खोलिए सर्च करके और दक्षिण अमेरिका या फिर अमेजन बेसिन आप ऐसे करके सर्च करके वहां से निकाल के इसको जो है समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आधा अधूरा समझाया गया है, पूरा नहीं समझाया गया, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी। बट जो इनमें दिया गया है इसको भी आप लोग रिक्वेस्ट मैं यही करूंगी कि इसको स्क्रीनशॉट लेके इतना ही समझ लीजिएगा और नेट भी निकाल लीजिएगा। मोबाइल जब आपके हाथ में है तो इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। अब आती हूं मैं यहाँ पे, क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ओके, अब आती हूँ आगे शब्दावली। सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। यह छोटी नदियां होती हैं। सहायक नदी जो होती है छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी से मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ओके, तो नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। अब आते हूँ मैं जलवायु के बारे में। जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु होती है। नोट डाउन करते जाइएगा, सीटेट के स्टूडेंट के लिए मैं खास तौर पे कह रही हूँ। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो मैं इसे क्लियर कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिएगा। अब वर्षा वन, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 8.3 में दिखाया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश सहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं। आगे मैं बढ़ जा रही हूँ। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्यतः पक्षी से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य यानी पिरान्या मछली का नाम है समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो नोट डाउन कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट में से छोटा कर दे रही हूँ आप लोग के लिए, मैं इसे छोटा कर दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेके और इसे नोट डाउन कीजिएगा। एक एक पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पक्षी, कौन सी जानवर इसमें पाए जाते हैं ये भी नोट डाउन कीजिएगा। अब आती हूँ मैं, क्या आप जानते हैं ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल को पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में क्वेश्चन इससे आ चुका है। कुछ करके सीखें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके,
महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करती हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉफी, मक्का और कोको क्या है, एक नगदी फसल है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते की आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते रहे हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कर्तन एवं दहन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते आए हैं इससे। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं। याद रखिएगा, वृक्षों या झाड़ियों को काट के भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है। कर्तन एवं दहन यानी पहले कटाई फिर उसे जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत देते हैं। ठीक है, अब आती हूं मैं आगे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए था। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन के बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है, जैसा कि चित्र 8.6 में दिखाया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे ये बंजर जमीन के रूप ले रहे हैं। अब आती हूँ मैं आगे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, जैसा कि चित्र 8.8 में आप लोग देख सकते हैं। नीचे है, मैं दिखा दूंगी। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। नोट डाउन कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढने के लिए बोला है, तो ढूंढना आप लोगों के लिए जरूरी है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन के मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में ठंड हो जाती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र
बेसिन स्थित है। चित्र 8.8 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं छोटा कर दे रही हूँ। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यहाँ पे दिखाया गया है, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझा सकती इसलिए कि क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आपको मैप समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे ज़रूर फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूंगी। अब मैं बढ़ती हूँ आगे। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिस स्थानों पर फसल उगाए जाते हैं समतल भूमि उपलब्ध है। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। चित्र 8.10 में देखने को बोल रहा है, सब दिखाऊंगी मैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। बहुत इसमें लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसे पूरा को स्क्रीनशॉट लेके और आप लोग इसे पॉइंट आउट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आती हूँ मैं 8.9 की बात कर रही है, किस लिए? तो धान यहाँ मुख्य फसल है। ठीक है, 8.9 पे हम लोग चलते हैं। 8.7 की यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई गई है। अब मैं आगे बढ़ लेती हूँ। आप लोग को 8.9 यहाँ पे धान की कृषि और 8.10 की बात की गई थी यहाँ पे, तो असम के चाय के बागान। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस एवं घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढलान वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब आती हूँ मैं यहाँ पे, आओ कुछ करके सीखे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो है शब्दावली। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। याद रखिएगा, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1002। ठीक है, तो ये इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिएगा। क्रियाकलाप कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बढ़ती हूँ आगे। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। मगर मीन्स मगरमच्छ की बात कर रहा है। ओके, नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान एवं समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रभाव तीव्रता से न हो। यहाँ पे देख सकते हैं वेदिकाओं को यहाँ पे दिखाया गया है। वेदिका से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते आया है सीटेट में, इसलिए आप इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब झील जीविका का साधन, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं पहले ही बोली थी कुछ वर्क आपको भी करने पड़ेंगे।
आती हूँ मैं यहाँ पे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फिगर भी आप लोग देख सकते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आती हूँ फिर यहाँ पे सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने एवं स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ती हूँ मैं आगे। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के कुछ सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। अब आती हूँ यहाँ पे पर्यटन इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमाम बाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दार्शनिक स्थल हैं। तो नोट डाउन कीजिएगा, इसमें बहुत सारे आपको जीके जीएस वगैरह वगैरह सब इसमें भरे पड़े हैं। अब आ गया है आपका मेन टॉपिक, जिसे आप कह सकते हो अभ्यास। इसको आपको जरूर करना है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर एक वीडियो में स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। छोटा कर दे रही हूँ मैं इसे बिल्कुल इसलिए क्योंकि ये रिकॉल है। ओके, जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो या फिर पढ़ने के दौरान जिस पे आपका नजर नहीं गया है और इसने अगर वो क्वेश्चन कर दिया है तो आपको डाउट हो जाता है। डाउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिर से रिवीजन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कीजिएगा और इससे करने से आपको फायदा ही होने वाला है, कुछ घाटा नहीं होने वाला है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो हो गया है यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। चैनल पे अगर हमारे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।